वेरिएबल बनाएंगे तो आप पसंद से कुछ भी दे सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने x दे दिया। उसके बाद एक कीवर्ड और आएगा जिसका नाम है इन। तो फॉर कीवर्ड होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। इन कीवर्ड एज इट इज लिखा जाएगा। x एक वेरिएबल है जो आपकी पसंद का होगा, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं इटरेबल। इटरेबल क्या होता है अभी हमें नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ रहा है वो जिसको इटरेट किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं सीक्वेंस। कि अगर फॉर लूप को आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक सीक्वेंस होनी चाहिए। अभी हमें सीक्वेंस भी नहीं आती कि सीक्वेंस क्या होती है। तो और आसान करने के लिए पाइथन ने सजेस्ट किया कि आप स्ट्रिंग को एज ए सीक्वेंस कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं लिख दें यहाँ पर पाइथन। तो अब ये जो फॉर लूप है ये कह रहा है कि मैं तभी चलता हूँ जब आपके पास कोई सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस नहीं है तो मैं नहीं चलूँगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे और वो स्टेटमेंट्स जिनको आप बार बार रिपीटेडली रन करना चाहते हैं वो आप कहाँ लिख देंगे, वो आप लिख देते हैं फॉर लूप के अंदर। तो मान लीजिए मैं लिख दिया सिंपल हाई। तो ये जो हाई है ये फॉर लूप से हमारा बार बार प्रिंट होगा, लेकिन कितनी बार। व्हाइल लूप में क्या होता था, एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमारा चलेगा। लेकिन फॉर लूप में कंडीशन नहीं होती है। फॉर लूप क्या कहता है कि जो मेरा सीक्वेंस है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए मैं इटरेट करूंगा। दैट मीन्स फॉर लूप पहली बार पी के लिए चलेगा और इस पी को इस एक्स वेरिएबल में कॉपी कर देगा। ठीक है, अब आप लूप के अंदर एक्स वेरिएबल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका डिसीजन है। अभी हमने एक्स का यूज नहीं करा। अगर हम कर रहे होते तो अभी लूप पहली बार जब इटरेट हुआ तो एक्स का मतलब पी होगा। अब लूप सेकेंड टाइम इटरेट करेगा वाई के लिए और वाई को एक्स में अब कॉपी कर दिया जाएगा। अब एक्स में से पी हट गया और वाई आ गया। अब यही कोड जब आगे चलेगा तो अब ये फिर से हाई प्रिंट करेगा। और अगर मैंने कहीं एक्स का यूज करा होता, अगर मैंने कहीं एक्स का यूज किया होता तो इस बार एक्स का मतलब हो गया होता वाई। तो इस तरह से अब आप क्या गैस करके बता सकते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, एक आउटपुट में अलग समझने के लिए मैंने डैश डैश लगा दिया। अगर यहाँ पर सिर्फ मैं पाई लिख दूं, अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। और अगर इस बार मैं एक्स का भी यूज करके देखूं कि देखें तो एक बार एक्स में क्या आता है, तो पहली बार जब हाई प्रिंट होगा तो एक्स में क्या आया होगा, पी। और अगली बार जब चला होगा तो क्या आया होगा, वाई। तो इस तरह से व्हाइल लूप एक कंडीशन के ट्रू होने तक चलता है। फॉर लूप एक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट को इटरेट होने तक चलता है। ठीक है, जब सारे एलिमेंट इटरेट हो जाते हैं, किसके सारे एलिमेंट, दी हुई सीक्वेंस के, तो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर कंडीशन आपकी नहीं होती है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं ऐसे कर दूं तो इस बार इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट हैं, कोई भी नहीं है, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा, 0 टाइम इटरेट होगा। तो एरर नहीं है लेकिन चला ही नहीं, क्योंकि लूप को क्या करना था, जो सीक्वेंस आपने दी थी उसके एलिमेंट्स को इटरेट कराना था। अब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो चला ही नहीं इसीलिए।
ठीक है। अब अगर हम ऐसा कहें कि ये फॉर लूप दी हुई सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करता है, तो ये बात सही होगी क्या ना, प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करता ही है। अब आप ये बोलो नहीं सर बाई को छोड़ दो, पी के बाद एच पे चले जाओ, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर लूप को जो आप सीक्वेंस दे रहे हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट को वो इटरेट करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए फॉर लूप को कुछ लोग फॉर ईच के नाम से भी जानते हैं। ईच माने प्रत्येक। फॉर लूप जिस सीक्वेंस के लिए चलता है उसके प्रत्येक एलिमेंट को इटरेट करता ही है, इसलिए इसको फॉर ईच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। हाँ स्पेस भी काउंट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इस लूप को 4 बार चलाना चाहता हूँ, तो मैं इस स्ट्रिंग के अंदर 4 करेक्टर रखूंगा। अब वो 4 करेक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4, तो भी सही है। डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, डबल कोट्स स्ट्रिंग हो गई, उसमें कुछ भी लिखो, 4 स्पेस लगा दो, 1 2 3 4। तो फॉर लूप कह रहा है मुझे सीक्वेंस चाहिए, उस सीक्वेंस के लिए आप मुझे स्ट्रिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस और स्ट्रिंग दोनों एक ही बात होती हैं। सही क्या है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है। और भी चीजें हैं पाइथन में जो सीक्वेंस होती हैं, तो और भी चीजें जिस दिन पढ़ लेंगे उनको भी फॉर लूप को हम दे सकते हैं। जैसे आज हम स्ट्रिंग दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग के लिए, तो आगे जाके ये नंबर्स बढ़ जाएंगे कि हम फॉर लूप को और क्या क्या दे सकते हैं अदर देन स्ट्रिंग, ठीक है। एक तो आज ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं मुझे फॉर लूप से किसी काम को 100 बार कराना है, तो ऐसा करने के लिए अब मुझे फॉर लूप में ऐसी सीक्वेंस देनी होगी जिसके अंदर 100 एलिमेंट हो, तभी तो 100 बार चलेगा वो। सर ऐसे तो मैं शायद लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कहां तक मैं गिनती करूंगा, 100 मैंने करेक्टर लिख दिए कि नहीं लिख दिए, कम ज्यादा हो सकता है। 2 4 5 के लिए तो ये चलो फिर भी ठीक ठाक लग रहा है। और एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये जो सीक्वेंस है इसमें सिर्फ करेक्टर्स हैं। अगर मैं इसमें नंबर भी लिख रहा हूं तो वो करेक्टर की तरह काउंट हो रहे हैं, इंटीजर की तरह काउंट थोड़ी हो रहे हैं। तो हमारे पास एक और तरीका है फॉर एक्स इन। अब एक दूसरा तरीका सीक्वेंस बनाने का, पहला तरीका था जो हम जानते थे स्ट्रिंग, दूसरा तरीका होता है रेंज फंक्शन। पाइथन में रेंज नाम का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन कहता है कि मैं एक सीक्वेंस नहीं हूं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस बनाने वाला काम करता हूं। तो हम रेंज फंक्शन से पहले एक सीक्वेंस बनवाएंगे और वो जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस हम फॉर लूप को देंगे। अब रेंज फंक्शन से पूछा गया कि आप जो सीक्वेंस बनाएंगे उसमें क्या होगा, तो रेंज फंक्शन ने आंसर दिया उसमें सिर्फ इंटीजर होंगे, उसमें करेक्टर नहीं होंगे, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होंगी, सिर्फ इंटीजर होंगे। इंटीजर नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा बात जो रेंज फंक्शन ने बताई वो ये कि जो सीक्वेंस मैं जनरेट करूंगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसके 2 एलिमेंट के बीच का डिफरेंस एक जैसा हो, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, हर एलिमेंट के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, 1 2 3 4 5 6, हर एलिमेंट के बीच में 1 का डिफरेंस। तो ऐसी सीरीज जिसके हर 2 एलिमेंट के बीच में सेम डिफरेंस होता है उसे हम मैथमेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। तो कई तरह की मैथमेटिक्स में सीरीज होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, इसी तरह से आपने सुना होगा कभी हार्मोनिक सीरीज होती है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज तो सुनी होगी, कभी सी पढ़ी होगी। तो अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं, ठीक है, तो सबका अपना अपना एक डेफिनेशन है। तो रेंज फंक्शन ने कहा कि एक सीक्वेंस या सीरीज जनरेट होगी जिसके हर 2 एलिमेंट के बीच में सेम इंटरवल होगा,
लेकिन ये बताओ कि रेंज फंक्शन में जो सीक्वेंस बनेगी वो किस नंबर से शुरू होगी? क्या वो 1 से शुरू होगी, क्या वो 0 से शुरू होगी? तो रेंज लेकर नहीं, आप बताएंगे किससे शुरू होनी है। तो रेंज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं। तो हमने कहा अच्छा चलो शुरू कर दो 5 से। अब रेंज फंक्शन क्या करेगा, जो सीक्वेंस बनाएगा, सीक्वेंस और सीरीज इंटरचेंजेबल टर्म, तो जो भी सीक्वेंस बनाएगा वो शुरू कहाँ से करेगा, 5 से। अब उसके बाद हमें बताना है डिफरेंस। अगला एलिमेंट जब आएगा सीक्वेंस में 5 के बाद, तो वो 7 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 50 आएगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर डिफरेंस। तो वो डिफरेंस मान लीजिए आपने 2 का बता दिया। अब 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, कब तक? ये तो खत्म ही नहीं होगा ऐसे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कब तक, यानी कि आपको एंड भी बताना पड़ेगा अपनी सीक्वेंस का। स्टार्ट भी आपने बताया, डिफरेंस भी आपने बताया, सब कुछ आप ही ने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख दिया 15। अब अगर हम रेंज फंक्शन को देखें, तो रेंज फंक्शन में 3 बातें हमने बताई। पहली बात होती है स्टार्ट। रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो किस नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टार्ट नंबर, कॉमा। दूसरे पोजीशन पे जो आप लिखते हैं, दूसरी पोजीशन पे, वो आपका होता है एंड नंबर या स्टॉप नंबर। कहाँ पर स्टॉप होनी है सीरीज, वो नंबर बताओ जहां पर स्टॉप होनी है। तीसरी पोजीशन पर आप रेंज में ये बताते हैं कि जहां से स्टार्ट होगी और जहां पर एंड होगी, तो कितने कितने के स्टेप लेते हुए पहुंचे एंड तक। दैट इज स्टेप या डिफरेंस या इंटरवल। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। स्टेप ज्यादातर हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामर पाइथन के, कुछ लोग इसे इंटरवल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे डिफरेंस कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो रेंज फंक्शन के 3 पोजीशंस हैं, पहले पर स्टार्ट, दूसरे पर एंड, और तीसरे पर आपका स्टेप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी सीखना होगा कि जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूसिव होता है, और जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। अब सर ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब, इंक्लूसिव का मतलब होता है जो शामिल है सीक्वेंस में, एक्सक्लूसिव का मतलब है जो शामिल नहीं है सीक्वेंस में। जैसे बाजार से आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ, उस पर 100 रुपये एमआरपी पड़ी है, तो एमआरपी में टैक्स भी इंक्लूसिव होता है। आपसे दुकानदार ये नहीं कह सकता 100 रुपये की तो प्रोडक्ट एमआरपी लिखी है प्लस 5% जीएसटी। एमआरपी का मतलब है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस जो भी होंगे, इंक्लूसिव मतलब शामिल है पहले से। लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे और वहां पर देखा आपने कि भाई इसमें कढ़ाई पनीर लिखा हुआ 300 रुपये का, तो नीचे लिखा होगा टैक्स एप्लीकेबल एक्स्ट्रा। दैट मीन्स वो जो 300 रुपये बता रहा है उसमें टैक्स शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, अलग से आपको वो बताना पड़ेगा। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जो शामिल है। एक्सक्लूसिव वाला होता है जो शामिल ना हो। ठीक है, तो अब अगर मैं इस रेंज फंक्शन को ब्रेन के अंदर ट्रेस करूं, तो मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूं कि पहला एलिमेंट जो बना होगा रेंज फंक्शन की सीक्वेंस से वो क्या बना होगा, 5। उसके बाद क्या आया होगा, 7, फिर 9, 13। अब देखो आपका मन करेगा 15 पे जाने का, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे कि भाई जो स्टार्ट में है वो तो सीक्वेंस का पार्ट बनेगा, इंक्लूसिव है, लेकिन जो एंड एलिमेंट था जो ये था, है ना, तो ये कैसा था हमारा, एक्सक्लूसिव, तो ये इसका पार्ट नहीं बना। तो इंटरनली रेंज फंक्शन ने जो सीक्वेंस बनाई होगी, वो सीक्वेंस इन एलिमेंट्स को कंटेन करती होगी। अब जो फॉर लूप है, वो फॉर लूप इस बनी हुई सीक्वेंस को इटरेट करेगा, रेंज फंक्शन को इटरेट नहीं करेगा, इस सीक्वेंस को इटरेट करेगा। तो इसके एक एक एलिमेंट के पास जाएगा, तो पहले 5 को इटरेट करेगा, एक्स में लेकर आएगा, अगले इटरेशन पर 7 को एक्स में लेकर आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो अगर मैं सिर्फ यही प्रिंट करा कर देख लूं, तो अब ये लूप किन किन एलिमेंट्स को इटरेट कर रहा होगा, 5, 7, 9, 11, 13।
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इटरेशन अगर हम देखें कि लूप कितनी बार चला होगा, तो कितनी बार चला होगा, 1 2 3 4 5। तो लूप चला 5 बार। किस किस के लिए चला, जो भी सीक्वेंस थी उसके जो एक एक एलिमेंट्स थे उनको उसने इटरेट किया है। ठीक है। अब रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसको हम हर बार ऐसे लिखेंगे नहीं। आपको पहली बार था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको ब्रेन के अंदर बनानी पड़ेगी अपने। ठीक है। जैसे फॉर एक्स इन रेंज 1,5,1। अब आप अपने ब्रेन के अंदर बनाइए रेंज की सीक्वेंस, 1 से लेकर कहां तक बनी होगी, 1 2 3 4। पर टोटल कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट्स आए, यानी लूप 4 टाइम्स चलेगा। किन किन एलिमेंट्स के लिए चलेगा, जो सीक्वेंस के अंदर आए होंगे। 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। ठीक है। अब अगर इसका हम कहीं यूज देखना चाहें, आपसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे 1 से लेकर 50 तक की गिनती प्रिंट करनी है, तो हम फॉर लूप से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक की गिनती, एक भी आना चाहिए, आउटपुट में 50 भी आना चाहिए, और एक एक एलिमेंट आना चाहिए। 1 2 51 आगे वाला सही है, हो गया। सर ऐसे तो कितना भी कुछ कर लो, हमने कहा। अगर आपसे कोई कह दे मुझे 1 से लेकर 100 तक अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट करने हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे करके, तो बस यहाँ पर 100 और स्टेप 2 कर दो। तो अब आप देखो कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने लॉजिक में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब रेंज फंक्शन के साथ ऐसा नहीं है कि रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारा प्रोग्रेशन ही होगी। प्रोग्रेशन का मतलब है कि आगे ही बढ़ेगी। हम रिवर्स डायरेक्शन की सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने शुरू करा 10 से, मैं खत्म करना चाहता हूँ 0 पर, तो अब स्टेप आपको नेगेटिव देना होगा। अब नेगेटिव में कितना देना है वो आप देखो, 10 के बाद 9 पे जाना है, 9 के बाद 8 पर जाना है तो एक एक का, 10 के बाद सीधा 8 पर जाना है, फिर 6 पर जाना है तो 2 का। तो माइनस साइन हमारा जो आपका सीक्वेंस बन रहा था वो जहां से स्टार्ट होगी उसके रिवर्स डायरेक्शन में बननी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका स्टेप पॉजिटिव होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो इसका मतलब है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ सीक्वेंस आपकी बनेगी। तो अभी हम नेगेटिव की तरफ बनाना चाहते हैं और एक एक का इंटरवल ही रखना चाहते हैं। तो अब 10 9 8 अप टू कहां तक होगा, अप टू 1, 0 शामिल नहीं होगा, है ना, क्योंकि एंड हमेशा एक्सक्लूसिव होगा। 10 से लेकर 1 तक आपकी ये बन गई। ठीक है। अब क्या ये दोनों चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, हमें क्यों नहीं हो सकती। आपसे अगर कोई ये कह दे कि मुझे -5 से लेकर 0 तक एक सीक्वेंस चाहिए, तो -5 से लेकर 0 तक की सीक्वेंस बन जाएगी। अब बताओ स्टेप क्या लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। नंबर स्केल ब्रेन के अंदर ले आओ, ये एक नंबर स्केल है, ये 0 है, ये -n है, और ये आपका +n है। यहाँ 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, डॉट डॉट डॉट, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव स्टेप, और इस तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव स्टेप। अब देखो आप -5 से 1 जा रहे हो तो -5 यहाँ कहीं होगा, और -5 से कहाँ जा रहे हो, 1 की तरफ जा रहे हो, तो पॉजिटिव स्टेप लेने हैं आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है। तो स्टेप इसलिए क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस। और सर अगर मान लीजिए हमने ऐसा नहीं किया होता,
हमने यहाँ पर स्टेप -1 ले लिया। अब क्या होगा, हमने कहा आप ये देखिए कि जो आप फॉर लूप रेंज फंक्शन के लिए लगा रहे हैं, इसमें -5 से आप स्टार्ट करेंगे और माइनस का स्टेप लेंगे तो -5 के बाद -4 जाएंगे, फिर -3, फिर -2, फिर -1, ऐसे करके आप जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते क्या कभी आप एंड तक पहुंच पाएंगे? -5, -4, -3, -2, -1, तो बन तो कोई मिलेगी नहीं आपको ऐसे। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, एम्प्टी एम्प्टी सीक्वेंस बनकर आ जाएगी। और एम्प्टी सीक्वेंस बनेगी तो लूप हमारा चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर स्टेप नेगेटिव है तो सीधा मतलब है रिवर्स सीक्वेंस बननी है। रिवर्स सीक्वेंस तब बन सकती है जहां से हम स्टार्ट करें और एंड उसके लेफ्ट साइड में हो। लेफ्ट साइड की पिक्चर दिमाग में ये आई मेरे, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ लो यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, और नेगेटिव स्टेप है, तो इसके लेफ्ट साइड में वो एंड वाला नंबर आना चाहिए। इसके राइट साइड में वो नंबर आ गया तो वो हम वहां तक कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब फिर से समझते हैं। अगर स्टेप नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी रिवर्स सीक्वेंस बननी है। ऐसा तब होगा जब जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां से आप जब एंड करें तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप एंड करें या लेफ्ट साइड में एंड करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम 1 पर एंड कर रहे हैं, तो -5 के नेगेटिव डायरेक्शन में 1 कभी मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों जिस चीज को सिग्नल कर रहे हैं ये उसको सिग्नल नहीं कर रहा है, ये अलग बात कह रहा है, ये दोनों मिलकर अलग बात कह रहे हैं। तो ऐसे केस में एरर ना आकर एम्प्टी सीक्वेंस बना दी जाती है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या एम्प्टी सीक्वेंस आएगा कि हम शुरू करना चाहते हैं 0 से, खत्म करना चाहते हैं 10 पर? 0 से शुरू करना है और 10 पर आपको एंड करना है। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें स्टेप का सिग्नल क्या मिल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आप 0 से 10 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन लिखने वाले ने स्टेप क्या लिख दिया है, नेगेटिव लिख दिया है, तो अपोजिट बात हो गई। तो जब भी ऐसी बात अपोजिट हो जाए कि स्टार्ट और एंड जो कह रहे थे उसका अपोजिट स्टेप निकला तो एम्प्टी सीक्वेंस बनती है। तो इस बार भी क्या बनेगी, एम्प्टी सीक्वेंस, और लूप चलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें रेंज फंक्शन के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आ चुका है, थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम स्टेप की वैल्यू नहीं बताते हैं, सिर्फ हमने स्टार्ट बता दिया और एंड बता दिया, स्टेप नहीं बताया, तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है। 1 मतलब +1 होती है। तो उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है। 1 to 5 पॉजिटिव स्टेप चाहिए और हमने नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट होता भी पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 है ना। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ रेंज फंक्शन में 5 लिखूं, तो अगर आप ये मानोगे कि सर ये स्टार्ट हो गया और स्टेप हो गया +1, तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, कहाँ तक जाना है फिर? एंड तो मैंने बताया ही नहीं है। तो एंड को क्या हम इनफाइनाइट मान लें? आंसर इज नो। तो जब रेंज फंक्शन को हम 3 वैल्यू के साथ यूज करते हैं तो ऑर्डर में पहली वैल्यू स्टार्ट मानी जाती है, दूसरी वैल्यू एंड मानी जाती है और तीसरी वैल्यू स्टेप मानी जाती है। दूसरा केस, जब रेंज फंक्शन को सिर्फ 2 वैल्यूज के साथ यूज किया जाता है तो पहली वैल्यू स्टार्ट मानी जाती है, दूसरी वैल्यू एंड मानी जाती है,
और तीसरी वैल्यू +1 कंसीडर करी जाती है। अगर रेंज फंक्शन सिंगल वैल्यू के साथ यूज होता है तो इस बार थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया। जब रेंज को सिंगल वैल्यू के साथ यूज किया जाता है तो वो सिंगल वैल्यू एंड मानी जाती है। तो ये जो 5 है ये आपका एंड है। और सर स्टेप क्या है? स्टेप भाई +1 का है। तो सर स्टार्ट कहाँ से होगा? 0। इस बार स्टार्ट की वैल्यू क्या कंसिडर करी जाएगी? 0। और जो आपने सिंगल वैल्यू लिखी है वो आपका एंड माना जाएगा। तो इस बार जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस कहां से कहां तक बनेगी? 0 1 2 3, है ना? तो यहां पर डिफॉल्ट स्टेप +1, डिफॉल्ट स्टार्ट 0, स्टेप +1। क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी सीक्वेंस बन गई। तो जो आपका नंबर गिवन है ये आपका एंड माना जाएगा। 0 से लेकर 4 तक की सीक्वेंस बनकर तैयार हो गई। और अच्छा सर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉर एक्स इन रेंज कुछ लिखा ही नहीं। तो अब स्टार्ट तो 0 हो गया, स्टेप 1 हो गया, एंड क्या होगा? एरर आएगी। रेंज बोलेगा कम से कम एक वैल्यू तो बतानी ही है, क्योंकि जो आप एक बताएंगे उसको हम एंड मानेंगे, वरना एंड तो फिर इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है अभी। ठीक है। रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉड 0। रेंज को उम्मीद थी कि एक आर्गुमेंट तो मिलेगा इसे, लेकिन मिला नहीं। मिले कितने उसे? 0। ठीक है। तो एटलीस्ट एक तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या आ जाएगी? हमारी एरर आ जाएगी। चलो, अब रेंज फंक्शन का एक और स्पेशल केस मैंने यहां पर लिख दिया 1,5,0। तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? आपसे कहा जा रहा है कि स्टेप पॉजिटिव होने पर फॉरवर्ड सीक्वेंस बनेगी, स्टेप नेगेटिव होने पर रिवर्स सीक्वेंस बनती है, और अगर स्टेप 0 कर दिया जाए तो इसका मतलब ऐसा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए लेकिन अपनी जगह से हिलना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एरर आ जाएगी, स्टेप 0 नहीं हो सकता। आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी 0। ठीक है, तो स्टेप आपका 0 नहीं हो सकता, ये भी क्या आ जाएगी? आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है। अब क्या रेंज फंक्शन में ऐसा हम कर सकते हैं कि सर हम 1 से लेकर 2 तक जानना चाहते हैं और स्टेप .1 का रखना? 1 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे 1.9 तक हम जानना चाहते हैं। तो अभी तक तो जितना हमने समझा पढ़ा उसके हिसाब से कोई हमें कमी तो नजर नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक ही है। कोई नई बात ही हो सकती है अगर ये नहीं चला तो अगर आपने रेंज फंक्शन जब मैंने पहली बार बोला था क्लास में, उसी समय एक बात बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता है कि ये एरर आएगी, और आपने उस समय ध्यान से नहीं सुना होगा तो अभी आपको नहीं पता। तो मैंने बोला था रेंज फंक्शन सिर्फ इंटीजर नंबर की बात करता है, कैरेक्टर फ्लोट की बात नहीं करता। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? फ्लोट। तो रेंज में तीनों के तीनों वैल्यूज इंटीजर ही हो सकती हैं, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, फ्लोट नहीं हो सकती। अगर कर देंगे तो देखते हैं, अभी तक तो एरर आती थी, इस बार चल जाए तो कह नहीं सकते। तो फ्लोट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। तो रेंज फंक्शन के ये 3 केसेस आपको ध्यान रखने होंगे। भाई आपस में बातें ना करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आगे बैठा करें, मुझसे बातें किया करें। मैं लगातार मना कर रहा हूँ आपस में बात ना करें, आप बात करे जा रहे हैं। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, इनका मन करेगा बात करने का, उनका मन करेगा कस्टमर केयर बन जाएगा अभी ये क्लास। जिसको जो क्वेश्चन पूछना है आगे बैठे क्लास में, मुझसे बातें किया करें, आपस में बातें नहीं करनी है।
22.5 घंटे आपके पास आपस में बात करने के लिए हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर और के रेंज में हमें डिस्कस करने थे अभी, जो हम कर चुके हैं। पहला, रेंज फंक्शन बिना आर्गुमेंट के नहीं चलता, एटलीस्ट एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, और जो आप एक आर्गुमेंट देंगे वो क्या कहलाएगा, एंड। दूसरी पॉइंट क्या थी, रेंज में स्टेप जीरो नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या थी, रेंज के तीनों वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तीनों में से कोई भी अगर फ्लोट या अदर देन इंटीजर हो गया तो फिर से क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। ठीक है, चलिए। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं। मैं किसी काम को 3 बार करना चाहता हूं और मैं फॉर लूप लगाकर ऐसा करना चाहता हूं, तो आप लोग सजेस्ट करिए कि वो फॉर लूप रेंज के साथ अगर लगाया जाए तो क्या यहाँ पर हम पॉसिबल वैल्यूज जो लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इंडिया को 3 बार प्रिंट करना है, तो मैं रेंज फंक्शन में ऐसा क्या लिखूं कि देखने वाले को लगे कि ये जो मैसेज है वो 3 बार प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1,4 लिख दूं तो 1 सीक्वेंस बनेगी, 1 की, उसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो टोटल एलिमेंट उसमें 3 हो गए। अब ये लूप इन तीनों एलिमेंट को चलाएगा, तो 3 बार चलेगा तभी चलाएगा। ठीक है। अब किसी ने सजेस्ट करा कि सर ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते थे, बात 3 बार चलाने की हो रही है, तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप 2 कर दूं, 1, 3, 5, और मान लो यहाँ पर मैंने 6 कर दिया, तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, तो एंड हो गया हमारा। तो अभी भी तो लूप 3 बार चलेगा क्योंकि एलिमेंट तो 3 ही निकले अभी भी। तो किसी ने कहा सर इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते थे, सीधा रेंज फंक्शन में क्या लिख दें, 3। देखो, फॉर एक्स इन रेंज 3, तो भी तो ये 3 बार चलेगा, हमने कहा। लेकिन इंटरप्रिटेशन वो नहीं होगा जो हम सोच रहे होंगे पहले अटेम्प्ट में, कि अगर मुझे फॉर लूप को रेंज फंक्शन से 5 बार चलाना है तो यहाँ 5 लिख दो, 5 बार चल जाता है। अगर मुझे 2 बार चलाना है तो 2 लिख दो, 2 बार चल जाता है। ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया कि ऐसा होने लगा। इसके पीछे क्या है वो आप जानते हैं, इसके पीछे क्या हुआ है, ये हमारा सिंगल वैल्यू है तो ये एंड माना गया होगा। स्टार्ट की वैल्यू क्या रही होगी, 0, तो 0 पे चला, स्टेप 1 हो गया होगा, 0 पे चला 1, 2, इसलिए कितना बार चला टोटल, 3 बार। तो जब हम जल्दीबाजी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बस हमें ये दिमाग में रहे कि मुझे फॉर लूप के साथ रेंज लगाना है और 50 बार काम करना है, तो बिना सोचे समझे हम फटाफट यहाँ 50 लिख देते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन वो कैसे हुआ होगा, 0 से लेकर 49 के अकॉर्डिंग रेंज नहीं लगाते हैं। बताओ क्या लिखे यहाँ पर, फॉर के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद इन, इन के बाद हमें क्या लिखना होता है, हम रेंज नहीं लिख रहे हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट ही बताया गया कि इनके बाद क्या लिखा जाता है, कोई एक सीक्वेंस। तो अब आप यहाँ पर कहोगे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, तो वैसे ही एरर आगे नहीं लिखोगे, तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना। और जो कुछ लिखना पड़ेगा आप बोलोगे नहीं मैं तो अपने मन से ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, अपने आप ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हो गए, पहली बार 1 पे चलेगा, 2, अरे नहीं एक सिंगल इंटीजर है, इंटीजर एक सीक्वेंस नहीं होता, एरर आ जाएगी। इंटीजर इटरेबल नहीं है, इटरेबल मतलब सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो वही हो सकता है जो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करे, स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग नहीं लगाना चाहते तो रेंज फंक्शन से सीक्वेंस बना के लगा लो, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा। पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं, एरर नहीं आएगी, लेकिन वो एक सीक्वेंस बन जाती है, इसलिए चल जाता है। हमने पढ़ा नहीं है अभी, जब पढ़ लेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फॉर लूप एक सीक्वेंस या एक टेबल पर डिपेंड रहता है। हमने अभी तक जितना जाना है पाइथन को, उसके हिसाब से 2 चीजों को हम सीक्वेंस की तरह यूज कर रहे हैं, पहला स्ट्रिंग
और दूसरा रेंज फंक्शन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है यही तो पूरे पाइथन में चलते रहेंगे। इसके अलावा ढेरों और भी चीजें हैं जो सीक्वेंस है जिनका भी यूज किया जा सकता होगा आगे चलने पर। ठीक है, अब जिस पर अभी हम डिस्कस कर रहे थे वापस आते हैं। अगर मैं किसी काम को n टाइम्स करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो n टाइम्स जो हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए हुआ है। जैसे अगर मैं इन तीनों प्रोग्राम को देखूं तो तीनों प्रोग्राम में अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि लूप 3 बार चलना चाहिए तो सर तीनों ही सही है, 3 बार चल रहा है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव साथ में ये भी था कि वो 3 बार लूप चलना चाहिए, कहाँ से लेकर कहाँ तक के लिए चलना चाहिए, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा कि मैं रेंज फंक्शन में क्या लगाऊं। अदरवाइज ये मेरा सबसे शॉर्टकट हो सकता है जिसमें कम हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर ये मैटर नहीं करता कि जो सीक्वेंस होगी वो कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए, तो फिर सिर्फ नंबर को फोकस करना है कितनी बार चले, तो ये वाला हमारे लिए ठीक ठाक रहता है। ठीक, चलो अब क्या फॉर लूप के साथ ब्रेक, क्या फॉर लूप के साथ कंटिन्यू लगाया जा सकता है? आंसर इज यस। तो अगर मैं यहाँ मान लीजिए ब्रेक लगा दूं तो फॉर लूप अब अपनी सीक्वेंस को इटरेट पूरा नहीं कर पाएगा। पहली बार 0 के लिए चल रहा होगा, इंडिया प्रिंट हुआ, लूप ब्रेक हो गया, अब ये लूप आगे चलेगा ही नहीं। तो कंटिन्यू ब्रेक सेम मैनर में फॉर के साथ भी यूज होते हैं जैसा हमने वहां पर देखा था। तीसरी बार हमारा एक ही बार इंडिया आया क्योंकि उसके बाद लूप हमारा क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया। अब सर एक कॉन्सेप्ट आपने बताया था पाइथन में, जो कॉन्सेप्ट एल्स का है वो इफ के साथ तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन यहाँ पर एल्स वाइल के साथ भी होता है। वो क्या था वो एक बार हमें पढ़ना है, अभी वो हमने नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हम वाइल लगाते हैं, कोई वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए 1, x इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट x को ही करा दिया, एल्स, और एक सिंपल मैसेज लिख दिया दिस इज एल्स, और यहाँ पर x को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, और लास्ट में प्रिंट कर दिया बाय। ठीक है, अगर हम ये रिकॉल करें कि इसके साथ जब एल्स लगाते थे तो एल्स कब चलता था, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होती थी। सेम कॉन्सेप्ट वाइल के साथ एल्स ब्लॉक का भी है। जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है तभी एल्स ब्लॉक चलेगा, अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। तो सोचिए एक्स की वैल्यू 1 पर ट्रू है, 2 पर भी, 3 पर, 4 पर, 5 पर, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब लूप के अंदर के स्टेटमेंट ना चलकर उस पॉइंट पर कौन सा ब्लॉक ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्या अब लूप दोबारा आगे आएगा, हमने करनी, अब लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि एक बार कंडीशन फॉल्स हो गई है तो लूप फिर आगे नहीं चलता है, आगे के स्टेटमेंट्स जो लूप के बाद लिखे हुए थे वो चलते हैं। तो इस तरह से वाइल के साथ एल्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे अंदर लिखे कोड को रन किया जाएगा, लेकिन जब जब वाइल की कंडीशन ट्रू है तो मेरा कोड नहीं चलेगा, वाइल के अंदर लिखे जो स्टेटमेंट है वही हमारे चलेंगे। ठीक है, अब सर फॉर के साथ एल्स कैसे यूज करेंगे फिर? अच्छा, फॉर से पहले ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर आ गया, तो अब बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या देंगे आप? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, उसके बाद ब्रेक हो गया, लूप खत्म हो गया, अब आगे दिस इज एल्स, उसके बाद बाय, या सीधा बाय? तो अब ये बताओ एल्स ब्लॉक ने क्या कहा था कि ये कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। जब ब्रेक हमारे लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहा है, क्या उस समय ये कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी? ट्रू थी। तो एल्स क्या बोलेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फोर्सफुली टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
अगर कंडीशन ट्रू है, लूप बंद हो रहा है किसी भी वजह से, तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता। यानी कि बंद के बाद सीधा क्या चलेगा हमारा, तो एल्स ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब व्हाइल की कंडीशन फॉल्स थी। अगर फोर्सफुली हमारा व्हाइल लूप बंद हो रहा है, कंडीशन ट्रू थी, एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलता। ठीक है। अब अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि एल्स ब्लॉक व्हाइल के साथ जब हम पढ़ते हैं तो किस तरह के स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं एल्स में, क्या पर्पस हमारा रहा होगा कि हम व्हाइल के साथ एल्स को लगा रहे हैं। अगर कोई भी काम जो व्हाइल लूप से हमने करवाया है, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, व्हाइल लूप किसी वजह से टर्मिनेट नहीं हुआ है, काम पूरा करने के बाद बंद हो रहा है, उसके बाद हम कोई एक टास्क करना चाहते हैं, तो वो टास्क वाला कोड एल्स में लिख दो। सर समझ में कम आया। अच्छा मान लीजिए जो व्हाइल लूप है, इससे हम कोई फाइल डाउनलोड करा रहे थे, कोई मूवी, कोई ऑडियो सॉन्ग या कोई भी चीज डाउनलोड करा रहे थे। अब हमने व्हाइल का कंडीशन ऐसा लगाया हुआ है कि वो तभी फॉल्स होगा जब वो फाइल पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी चली गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अब हमारा डेटा डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो अब लूप हमारा फोर्सफुली टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि है ही नहीं काम उसको करने के लिए। अब हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि अगर मेरी फाइल पूरी डाउनलोड हो जाए तो एक नोटिफिकेशन आ जाए, फाइल डाउनलोडेड। और ये नोटिफिकेशन तभी आना चाहिए जब फाइल पूरी 100% डाउनलोड हो गई है। अगर आधी हुई है, बीच में नेट चला गया, कोई बात हो गई, तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन जनरेट करने का कोड मैं कहाँ लिख सकता हूँ, एल्स ब्लॉक के अंदर। क्योंकि एल्स ब्लॉक तभी चलता है जब व्हाइल नेचुरली टर्मिनेट हो रहा है अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से, किसी और वजह से, चाहे ब्रेक से, या आपने जैसे भी डिस्कस किया कि व्हाइल के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी थी वो चली गई, उस वजह से भी व्हाइल बंद हो जाएगा हमारा। तो किसी भी वजह से व्हाइल अगर बंद हुआ है तो एल्स हमारा नहीं चलता है। हम चाहते भी नहीं थे नोटिफिकेशन जनरेट हो क्योंकि फाइल तो पूरी डाउनलोड हमारी हुई नहीं। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं, अब इस बात को एक एग्जांपल से मैंने समझाया, समझने में आसान हो गया। जनरलाइज करके आपको बताना होगा कि अगर मैं एल्स ब्लॉक में कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जो तभी होना चाहिए जब व्हाइल लूप ने अपना काम 100% कर दिया हो, तो ऐसे काम के लिए हम कहाँ जाते हैं, एल्स ब्लॉक के पास जाते हैं। अगर व्हाइल ने अपना काम पूरा नहीं किया है तो हम चाहते हैं ये भी ना चले, पर ऐसा होगा। ठीक है। चलिए, अब सर फॉर के साथ एल्स लगा सकते हैं, आंसर इज यस। फॉर के साथ भी हम क्या करते हैं, एल्स लगा सकते हैं। तो जब फॉर के साथ एल्स लगाएंगे, सर एक कंडीशन वाली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि फॉर में तो कंडीशन होती नहीं है। फॉर एक्स इन रेंज, मान लीजिए 1,5, प्रिंट कर दिया एक्स। अब एल्स ब्लॉक इस बार कैसे चलेगा, क्योंकि कंडीशन वाली बात तो खत्म हो गई, तो इस बार एल्स ब्लॉक तब चलता है जब ये लूप जिस सीक्वेंस के लिए इटरेट कर रहा था उसके सारे एलिमेंट को इटरेट कर चुका है। जैसे इस बार जो रेंज फंक्शन जो सीक्वेंस बनेगी उसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, तो ये लूप को कितनी बार चलना है, इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट के लिए चलना है, टोटल 4 बार चलना है। तो ये चला पहली बार 1 के लिए, फिर चला 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट इटरेट हो गए। अब एल्स ब्लॉक चलेगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम चलेगा। लेकिन इसी में अगर आपने ऐसा कर दिया, यहाँ लगा दिया ब्रेक, तो क्या अब ये फॉर लूप इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट को इटरेट कर पाएगा, हमने कहा नहीं। पहले ये एलिमेंट इटरेट करेगा, ब्रेक हो जाएगा, एल्स बोलेगा मैं नहीं चलूंगा क्योंकि लूप पूरा चला ही नहीं। तो दोनों ही केस का सेंस एक ही है। लूप के साथ एल्स तभी चलता है जब लूप हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो रहा है। बीच में किसी वजह से अगर टर्मिनेट हुआ तो एल्स ब्लॉक का कोड हमारा नहीं चलता। ठीक है, इस बार एल्स नहीं चलेगा।
तो व्हाइल लूप, फॉर लूप, दोनों का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब हमसे ये पूछा गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। ये जो डिफरेंस हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये डिफरेंस पाइथन में है। आप इस बात को सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP में नहीं बता सकते। लूप का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में एक जैसा ही होता है। किसी काम को बार बार करने के लिए लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसको लिखने का सिंटैक्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं सी, सी प्लस प्लस, जावा आपको पढ़ा रहा होता तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता। ठीक है, वहां पर हम ऐसे कुछ लिखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, PHP। पाइथन में ऐसा नहीं चलता है। लूप दोनों में ही है। ठीक है, कोइंसिडेंटली वाइल का सिंटैक्स वही था जो सी, सी प्लस प्लस, जावा में था, हमारा पाइथन में भी। अब डिफरेंस की जब आप बात करते हैं तो ये डिफरेंस पूरी तरह से पाइथन में है, जावा में ये डिफरेंस नहीं होता। क्या है, आपने देखा, इट इज कंडीशन बेस्ड। वाइल कैसे चलता है, कंडीशन पे चलता है, जबकि फॉर किस पर बेस्ड होता है, इटरेबल या सीक्वेंस पर। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि वाइल को चलाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए और फॉर को चलाने के लिए सीक्वेंस होनी चाहिए। नहीं है तो स्ट्रिंग लगा लो, रेंज फंक्शन से जनरेट करा लो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और आप बोलोगे नहीं मेरे पास कोई सीक्वेंस किसी तरह की नहीं है, तो फॉर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि वाइल कंडीशन बेस्ड होता है, फॉर हमारा सीक्वेंस बेस्ड होता है। दूसरा डिफरेंस किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस आप तब समझते हैं जब आप 100 प्रोग्राम लूप के बना लेते हैं। तो उन 100 प्रोग्राम से जो आपने एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है, उस एक्सपीरियंस से आप बताते हैं कि मैंने फॉर लूप तब तब लगाया था जब मुझे पहले से पता था कि मुझे काम को कितनी बार करना है, और मैंने व्हाइल लूप तब तब लगाया था जब मुझे खुद ही नहीं पता था काम को कितनी बार करना है। दैट मीन्स व्हाइल लूप बेस्ट सुटेबल है जब आप नहीं जानते हैं कि कितनी बार इस काम को किया जाना है, नंबर ऑफ इटरेशन कितने होने आपको नहीं पता, तो आपको व्हाइल लूप पे जानना चाहिए। और अगर आप जानते हैं कि मुझे इस काम को इतनी बार करना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन आपको पता है 5 बार, 6 बार, 10 बार, तो उस केस में आपको फॉर लूप का यूज करना चाहिए। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक एक्सपीरियंस से आता है ना, कहीं स्टैंडर्ड डिफरेंस ये नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब आप पहले से जानते थे कि कितनी बार काम करना है, तो फॉर लूप को लिखना आसान है। उसके इक्वल मान लीजिए मैं आपसे को 5 बार मुझे कोई काम करना है, अब आप बोलोगे सर हम तो इसका व्हाइल लूप भी बना सकते हैं और हम तो इसका फॉर भी बना सकते हैं, दोनों से कर लेंगे। हमने कहा बिल्कुल आप दोनों से कर सकते हो, लेकिन जब बात सिंप्लिसिटी की आएगी कि आपका ब्रेन फास्ट किस में सोच रहा है, जल्दी आप किस में लिख सकते हो, तो आपका आंसर आएगा फॉर। 5 करना है, फॉर एक्स एंड रेंज 5, खत्म। व्हाइल के बारे में तो सोच ही रहे होगे आप, क्या लगाऊं कंडीशन, क्या लगाऊं कंडीशन इसकी। समझ में आ रही है कहानी। ठीक है, अच्छा फिर आपने कहा कि जब मुझे पता ही ना हो कि मुझे काम को कितनी बार करना है, तो भाई आपको करना चाहिए फॉर नहीं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपके ब्रेन को सोचने में कम टाइम लगेगा इस बार वाइल के साथ। क्यों, आपको यही नहीं पता काम को कितनी बार करना है, डेट मीन इन्फिनिट करना है, तो वाइल के अंदर क्या लिख दो, ट्रू, खत्म। अब फॉर के आगे सोचते रहो कि करूं क्या इसमें, कि इन्फिनिट चल जाएगा। समझ रहे हो, ये एक हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम जब बना रखे होंगे उससे हमारा हमने कलेक्ट किया होगा कि हमने कब कब लगाया फॉर लूप, कब कब लगाया हमने व्हाइल। अगर हम सिर्फ सोचने पर आ जाएं तो कोई भी काम किसी से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये काम बस इससे ही होगा उससे नहीं हो सकता, कोई भी काम दोनों से हो सकता है। लेकिन आपका ब्रेन कहाँ ज्यादा बेटर सोच पाएगा, वो ये डिफरेंस है दूसरा वाला, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। व्हाइल इज बेस्ट सुटेबल if the
do not know number of iterations. Like infinite. सीधा क्या लिख दिया, while में ट्रू लिख दिया, कहानी खत्म। फॉर में आप रेंज फंक्शन के बारे में सोचोगे तो एंड तो देना ही पड़ेगा, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, बिना एंड के रेंज चलेगा नहीं। बाकी सब छोड़ दो, स्टार्ट की 0 एंड डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की 1, बट एंड तो फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आप बोलोगे नहीं मैं तो रेंज लगा ही नहीं रहा, मैं तो स्ट्रिंग लिखूंगा, तो स्ट्रिंग भी कहीं तो रुकोगे जाकर, स्ट्रिंग कितनी बड़ी लिख दोगे, कहीं तो रुकोगे जाकर। तो फॉर में इनफाइनाइट जाना बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूँ मुश्किल होता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है कि फॉर को कैसे मैं इनफाइनाइट लेके जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट सुटेबल नंबर ऑफ। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दो मेन डिफरेंसेस होते हैं पाइथन में। पहला वाला स्टैंडर्ड है, हर किताब में लिखा मिलेगा, हर कोई जानता है इस बात को कि व्हाइल में कंडीशन चलती है, फॉर में सीक्वेंस चलती है हमारी। सीक्वेंस को कुछ लोग इटरेबल कह सकते हैं कि फॉर इटरेबल होता है हमारा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस प्रैक्टिस करने से आता है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। अब ये जो फॉर और व्हाइल हमने लगाए हैं, इनका यूज करके क्या हम और प्रोग्रामिंग, क्या और प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने कहा बहुत ज्यादा जो इंटरव्यू राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें लूप का यूज बहुत होता है, और वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिसका नाम होता है पैटर्न। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक लॉजिक होता है जिसका नाम है पैटर्न, जैसे लोग ये कहते हैं ना कि सर हमें प्रोग्रामिंग तो आती है, लॉजिक में दिक्कत है, तो मैंने बताया आपको क्या क्या चीजों में दिक्कत होगी। आपको ऑपरेटर नहीं आते होंगे, आपको ये नहीं पता कि जब कोई ये कह दे कि नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो कौन सा सिंबल यूज करना है, मॉडुलस लगाना है कि स्लैश लगाना है ना। तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो अब ऑपरेटर की नॉलेज हो गई। उसके बाद कंडीशन की बात आती है कि इफ 5 इफ लगाएं कि इफ के साथ 4 एलिफ लगाएं, एल्स लगाएं कि ना लगाएं, उसकी नॉलेज हम अच्छी हो गई है। अगला पॉइंट यही आता है, लॉजिक को इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट मशीन बताई गई है पैटर्न। ये एक मशीन की तरह काम करता है हमारे लिए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से नया हो जाता है, पूरा धुल जाता है दिमाग हमारा, जितनी दिमाग के अंदर गंदगी भरी है सब निकल जाती है अगर आपने ये चीज पढ़ ली थी। उसका नाम है पैटर्न। ये बात अभी आपको थोड़ा समझ में थोड़ी देर में आएगी कि कैसे हमारे ब्रेन को इससे एनर्जी मिलती है अगर हम पैटर्न को सीखते हैं तो, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में यही पूछते हैं। आप जैसे ही जाओगे आपको एग्जाम में एक कागज दे देंगे, कहेंगे ये प्रिंट करके दिखा दो। क्या प्रिंट करके दिखा दो, हमने कहा चलो देखते हैं। तो हमने कहा भाई ये प्रिंट करके दिखाओ, 2 4 6 3 6 9 4 8 12, एक प्रोग्राम बना कर दिखाओ जो ये वैल्यू प्रिंट करेगा इसी फॉर्मेट में। वैल्यू प्रिंट होनी है, पहला टास्क ब्रेन को ये मिला। दूसरा टास्क इसी फॉर्मेट में होनी है। 2 के बाद स्पेस आना चाहिए, उसके बाद 4, 4 के बाद स्पेस आना चाहिए, फिर 6, 6 के बाद न्यू लाइन आनी चाहिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कैसे करेंगे इस काम को, सोचो थोड़ा सा। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपके ब्रेन को कुछ नहीं पता। अभी आप सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना हमारा ब्रेन जब सोचता है तो सोचने के लिए उसे कुछ इनपुट तो चाहिए होता है पहले, तभी तो सोच पाएगा। पहली बार में थोड़ी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा हमारा दिमाग, जब जानता ही नहीं कुछ उसके बारे में एबीसीडी। तो अभी मैंने आपसे कह दिया चलो पैटर्न का लॉजिक बताओ, सर कैसे बताते हैं, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में एबीसीडी। तो पहले इसकी एबीसीडी बताओ क्या होती है। हमने कहा ये बात सही है आपकी, पहले मुझे क्या करना चाहिए, पैटर्न की एबीसीडी बतानी चाहिए।
तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पैटर्न प्रिंट की बात आए, ट्राई टू यूज नेस्टेड लूप्स। सर, नेस्टेड लूप तो पढ़ा ही नहीं आपने। अरे लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे एक के अंदर एक लगा सकते थे, नेस्टेड एक हो गया। इसी तरह से लूप के अंदर लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। फॉर के अंदर फॉर, वाइल के अंदर फॉर, फॉर के अंदर वाइल। तो इस तरह से एक लूप के ब्लॉक के अंदर दूसरा लूप अगर हम लिख दें तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमें ये बताया गया कि आप अपने ब्रेन से ये कहो कि ब्रेन नेस्टेड लूप के बारे में सोचे। बिना इसके सोचोगे तो बहुत लंबा समय ले जाओगे और खाली हाथ वापस आ जाओगे। ठीक है, तो ट्राई टू यूज नेस्टेड लूप। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, आउटर लूप कंट्रोल्स नंबर ऑफ रोज एंड nested loop controls number of columns in each। सर अब ज्यादा लिख दिया, अब तो समझ में आना बंद हो गया। तो अभी मैं लिख देता हूँ, फिर ये जो मैं लिख रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलो, तो अब सबसे पहले मैं आपको आखिरी वाला पॉइंट समझाता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग ने कहा मैं 2 को प्रिंट करने के बाद 3 को प्रिंट कराऊंगा, गलत डायरेक्शन में चले गए। आपको हमेशा हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है। अच्छा, कभी प्रिंटर का नाम सुना है? प्रिंटर क्यों होता है? हमारे प्रोग्राम में फंक्शन नाम प्रिंट क्यों है? प्रिंट प्रिंटर एक ही बात है, साइंस एक ही है। क्योंकि वो ऐसे प्रिंट करता है हॉरिजॉन्टली, कभी ऐसे प्रिंट नहीं करता वर्टिकल। ठीक है, तो प्रिंट शब्द का साइंस होता है हॉरिजॉन्टल काम करना, तभी इसका नाम प्रिंटर है। ठीक है, तो अब आपका ब्रेन आपको कैसे आगे लेकर जाएगा? आप ब्रेन से कहो कि ऐसे सोचो, 2 के बाद 4 कैसे आएगा इस बारे में सोचो, रादर देन ये सोचो कि 2 के बाद 3 कैसे आएगा। तो आपको सोचना है 2 के बाद 4 कैसे आएगा, 4 के बाद 6 कैसे आएगा, और 6 के बाद न्यू लाइन कैसे आएगी, फिर न्यू लाइन पर 3 कैसे आएगा, फिर स्पेस, फिर 6, फिर स्पेस, फिर 9, फिर न्यू लाइन, फिर 4, ऐसे करके सोचना है आपने। आधी समस्या तो आपकी ऐसी सॉल्व हो गई। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि पाइथन में हम प्रिंट कुछ करने के बाद आगे तो जा सकते हैं, आगे जाने के लिए हमारे पास स्लैश एन होता है, लेकिन वापस नहीं जा सकते। आपने यहाँ 2 3 और यहाँ 4 लिख दिया। अब मैं अगर 2 के बाद न्यू लाइन देकर 3 पर आ गया, अब मैं आपको चलो पीछे चलो, कोई कोई टॉपिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक बार आप आगे आ गए आउटपुट में, तो पीछे जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब आप आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। तो सर जब 2 के बाद 4 रह गया, ये रह गया, कभी नहीं प्रिंट कर पाओगे अगर आप 3 पे पहुंच गए तो। इसलिए क्या कहा जा रहा है? ऑलवेज प्रिंट द पैटर्न हॉरिजॉन्टल। तो आप सोचो हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, समझ में आ गई बात है। अब उसके बाद आपने पहले वाले की बात करते हैं, ट्राई टू यूज नेस्टेड लूप। 2 लूप का यूज करना है। तो 2 के बाद 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो नेस्टेड लूप मतलब ये नहीं एक के बाद एक के अंदर एक ही आएगा, हो सकता है एक के अंदर 3 लूप लगे हो सकता है एक के अंदर एक लूप, उसके अंदर एक और लूप। तो नेस्टेड लूप होनी चाहिए कितनी, वो देखना पड़ेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारी। ठीक है, अब मैं एक ढांचा बना लेता हूँ फॉर एक्स इन रेंज। अब देखो, पैटर्न जनरली नंबरों का है, तो नंबर का पैटर्न रेंज से बन जाता है। तो क्योंकि रेंज नंबरों पे चलता है, इसलिए मैं लूप में क्या लगा रहा हूँ? रेंज लगा रहा हूँ। अभी खाली जगह है, इसके अंदर एक लूप और लगा लिया और वाई इन रेंज। ये सब फिल इन द ब्लैंक, सब मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या भरना है। ठीक है, तो एक बार पहले वो दोबारा लिख लो, 2 4 6 3 6 9 4 8। फिर मैंने बोला आउटर लूप कंट्रोल्स
आउटर लूप ये एक्स हो गया, एक्स वाला लूप। नेस्टेड लूप, वाई वाला जो लूप है वो नेस्टेड लूप हो गया। आउटर लूप कंट्रोल करता है नंबर ऑफ रोज। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे रोज कहते हैं, और वर्टिकली जो होता है उसे कॉलम्स कहते हैं। तो इसमें तो सर तीन ही रो है, एक दो तीन, और कोइंसिडेंटली तीन ही कॉलम है। कोई बात नहीं है, सबसे आसान है इसलिए ये, है ना। तो अब कह रहा है आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा, यानी कि तीन हमारी रो होंगी। अब आपको ये सोचना है कि ये वाला लूप तीन बार चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो ऐसा लिखना है कि ये लूप तीन बार चले, क्योंकि ये आउटर लूप है। आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करेगा। अगर मैं यहाँ पांच रो बना दूं, एक और बना दूं, एक और बना दूं, तो इसका मतलब ये लूप आप ऐसे सोचना कि पांच बार चले। तो अभी ये लूप तीन बार चलना चाहिए। बताओ यहाँ पर क्या लिख दूं कि तीन बार चलेगा। तो सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हमने कहा सबसे आसान तो यही है, तीन लिख दो। अभी नहीं पता ये मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, अभी तुम सीख रहे हैं कि लिखा कैसे जाता है ना। गलत करके ही लिखा जाता है, पहली बार में सही नहीं आता किसी, है ना। तो अभी हमने थ्री लिख दिया। अब आगे चलते हैं, और थ्री के बाजू में ये भी लिख लेते हैं कि ये एक्स में कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी, जीरो वन टू। अब सर बाई, बाई क्या कह रहा है, बाई नेस्टेड लूप है। क्या कह रहा है, नेस्टेड लूप कंट्रोल्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो। ठीक है, इन ईच रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कंट्रोल करेगा। तो इस रो में कितने कॉलम है, तीन, एक दो तीन। तो जब इस रो को हम प्रिंट करें तो अंदर वाला लूप भी कितना चलना चाहिए, तीन बार, क्योंकि तीन इसमें क्या है हमारे कॉलम्स हैं। अच्छा, एक मैं अलग पैटर्न लिख के दिखाता हूँ जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ उसमें ये वाला पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें रो कितनी है, एक दो तीन चार। डेफिनेट है आउटर लूप चार बार चलाना है मुझे। अब पहली रो में कितने कॉलम है, एक दो तीन चार। तो नेस्टेड लूप जब पहली बार चले तो चार बार चले, लेकिन जब नेस्टेड लूप अगली रो के लिए चले तो कितनी बार चलना चाहिए, ये तीन बार। यही नेस्टेड लूप जब इस रो पर आए तो दो बार चले, यही नेस्टेड लूप जब यहां पर आए तो एक बार चले। अब जो मैंने लिखा है वो समझ में आएगा। एंड नेस्टेड लूप कंट्रोल्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो। प्रत्येक रो में कितने कॉलम्स आएंगे वो नेस्टेड लूप से कंट्रोल होता है। तो ये तो सर थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो गया। हमने कहा यहाँ तो फिर भी आसान है कि हर रो में तीन कॉलम है। ठीक है, हमने कहा पहले आसान वाले से आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ भी तीन लिख देते हैं फिर, अगर तीन ही बार चलना है तो, जीरो वन टू। अब ये सोचो कि हमने अपने लूप में नंबर ऑफ इटरेशन कंट्रोल कर लिए तीन तीन बार के, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर दिख रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है टू फोर सिक्स थ्री सिक्स नाइन, ये कैसे आएगा, इसका लॉजिक सोचो। अब एक्स और वाई का हम कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे हम टू फोर सिक्स थ्री सिक्स नाइन को जनरेट कर पाए, उन्हें सोचो। चलो इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ क्योंकि पहली बार है, तो आपको अभी ये भी शायद सोचने में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन एक बार जब इनपुट मिल जाएगा तो अगली बार के लिए आप शायद ज्यादा बेटर सोच पाएंगे, है ना। तो अब मैंने सोचा एक्स और वाई के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई के बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे दिखा कि ये दो का पहाड़ा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह। ये तीन का पहाड़ा है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ। ये चार का पहाड़ा है। अगर मैं इसको तोड़ के लिख लूं तो दो गुणा एक, दो गुणा दो, दो गुणा तीन। हमने कहा ठीक है। ऐसे नीचे वाले को ब्रेक कर कर मैं लिख लूं, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, फोर इंटू। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये टू ही रहा, लेकिन ये वन टू थ्री हो गया। अगर मैं इसको एक्स कह दूं और इसको मैं वाई कह दूं, तो इस रो में हर बार एक्स कैसा है, सेम।
एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2। लेकिन इस रो में जब हम कॉलम लेकर आ रहे थे तो हर बार कॉलम बनाते समय बदला क्या है, वाई। वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। तो इस रो को अगर मैं डिफाइन करूं तो अब मैं देखो इस बात को यहां पर ऐसे लिख दूं, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। जो मेरा लॉजिक मैंने जनरेट करा वो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का लॉजिक जनरेट करा। हर वैल्यू एक्स इंटू वाई से जनरेट हो जाएगी या हो सकती है, ऐसा हम सोच रहे हैं। इस रो पर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, 2, 3। तो अगर एक्स की वैल्यू 2 रख दें, वाई की वैल्यू 1, यहाँ पर वाई की वैल्यू 2, यहाँ वाई की वैल्यू 3 रख दें तो शायद 2, 4, 6 आ जाएंगे। और जब अगली रो पर आए तो क्या बदल दें, एक्स की वैल्यू 3 कर दें और वाई फिर से शुरू कर दें, कहां से कहां तक, 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर। अगर ऐसा हो जाए तो इस वाली रो से 3, 6, 9 आ जाएंगे। और इस वाली रो पर जब आप जाओगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देते हैं 4 और वाई फिर से क्या कर देते हैं 1, 2, 3। अब ये बताओ एक्स की वैल्यू इस पूरे पैटर्न में कहां से शुरू होकर और कहां तक गई, 2 से लेकर 4 तक। टोटल एक्स कितनी बार चला, 3 बार। लेकिन वो 3 बार इस बार ये भी जरूरी है कहां से कहां तक हुआ। सिर्फ 3 बार चलना है इतना ही जरूरी नहीं है, 3 बार कहां से कहां तक के लिए चलना है वो भी जरूरी है। इसलिए जो मैंने यहाँ 3 लिखा था वो ये ना लिखकर मैं लिखूंगा 2, 5। क्योंकि अब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक निकलेगी, 2, फिर 3, फिर 4। अब जब x की वैल्यू 2 होगी तो y का लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, लेकर 4 तक। तो अपने आप कितना चलेगा, 1, 2, 3। अब इस y के लूप के अंदर अगर मैं लिख दूं x की गुणा y से, अब इसको ट्रेस करते हैं तो x की वैल्यू 2, y का लूप कंप्लीट होगा x की वैल्यू 2 के लिए। तो y का लूप चला पहली बार 1 के लिए, x2, y1, ये आ गया। अगली बार y का लूप पहले कंप्लीट होगा तो x2 ही है, y हमारा 2 हो गया तो 2 इंटू 2 हो गया। y का लूप अब 3 के लिए चलेगा, 2 इंटू 3 हो गया। अब ये लूप खत्म हो गया। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो x का लूप फिर अपना अगला इटरेशन करेगा। अब x वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। x के 3 के लिए y का लूप फिर से शुरू होगा, 1 से लेकर 3 तक फिर चलेगा। तो सर अगर मैं देखूं तो फिर तो सारे नंबर जनरेट हो ही गए। हमने कहा हो जरूर गए, लेकिन आप ध्यान से सोचो, प्रिंट अपना काम करने के बाद हमेशा किससे एंड होता है, नेक्स्ट लाइन से। तो आपके नंबर जनरेट हो गए लेकिन फॉर्मेट नहीं आया। 2, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 8, 12। अब इसमें क्या चाहते हो आप, हम ये चाहते हैं कि हर बार प्रिंट मल्टीप्लाई तो सही कर रहा है, लॉजिक सही है, फॉर्मेट सही नहीं बना है। तो न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एंड को स्पेस कर दो कि भाई एंड से स्पेस हो जाए। अब क्या हुआ, हर बार स्पेस के साथ अगला नंबर लिख दिया गया, 2, 4, 6, 3, 6, 9। हमने सर ऐसा भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, हमने कहा जब पहली रो के 3 कॉलम प्रिंट हो जाएं उसके बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए। ठीक है, तो पहली रो के 3 कॉलम, ये रो ये कॉलम। तो पहली रो मतलब एक्स वैल्यू जब 2 है और 3 कॉलम, एक्स की वैल्यू 2 पर y1 है, y2 है, y3 है, तीनों कॉलम आ गए। तो अब उसके बाद क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन। मतलब ये बाई का लूप जब खत्म हो जाए तो बाई का लूप खत्म होने के बाद आप आगे आओ और एक एम्प्टी प्रिंट लगा दो। और एम्प्टी प्रिंट क्या करता है, हमें न्यू लाइन वाला काम करता है। समझ में आ गया होगा, जब कहीं एग्जाम या किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाओगे तो पहले ही क्वेश्चन मान लो इस तरह का होगा, ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो सबसे आसान है।
ये तो आपको सिखाने के लिए, समझाने के, शुरू करने के लिए है बस। तो इसमें आपको टाइम सिंटैक्स लिखने में नहीं लगेगा, सोचने में लगेगा कि ये क्या लिखूं, ये क्या लिखूं, और यहां पर क्या लिखूं। यही यहाँ पर तो ब्रेन का यूज होगा, बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं, बाकी तो तैयार ढांचा है एक हमारा। सर और करो प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस से ही आ सकता, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है इसका। आप कितना भी समझा लो, अभी मैंने ये समझाया, 50% समझ में आया होगा, डेफिनेट है ये। और 50% लोगों को समझ में आया होगा, ये भी डेफिनेट है। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि मैं ऐसा समझा दूं कि सबको 100% समझ में आ जाए। इसका एक ही इलाज है कि इस तरह के 50-60 प्रोग्राम कर लो, तभी आएगा। प्रैक्टिस से आएगा, समझाने से ये चीज अब नहीं आएगी। तो लॉजिक समझाने से नहीं आते, प्रैक्टिस से आते, समझाने से हिंट मिलता है बस। आपको हिंट मिल गया, और करो सर प्रैक्टिस को। चलो सर यही करा दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2। ढांचा बना देता हूं मैं, फॉर एक्स इन रेंज, ताकि आपका दिमाग सिर्फ वही सोचे जहां पर जरूरत है। फॉर वाई इन रेंज, प्रिंट एंड इक्वल टू स्पेस, प्रिंट। अब खाली जगह भरो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, और ये एलिमेंट क्या है, गुणा है, भाग है, जोड़ है, या एज इट इज एक्स प्रिंट कर दो, या एज इट इज वाई प्रिंट कर दो, क्या है वो आपको सोचना है। हो सकता है एग्जाम में ये पूरा एज इट इज दे दें प्रोग्राम, और कहीं फिल इन द ब्लैंक्स भरो नहीं। सारा खेल तो यही है। बना किसी का लॉजिक? नहीं बना। चलो देखो फिर।
तो अगर यहाँ पर मैं ये देखूं कि कितनी रोज हैं, तो 1 2 3 4 5, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि एक्स का लूप 5 बार चलना चाहिए। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि जब एक्स पहली रो को हमारा प्रिंट करने आ रहा है, तो उस रो में वाई कितने कॉलम हमारा प्रिंट करेगा। हमने कहा 5 बार, तो वाई का लूप 5 बार चलना चाहिए। कब? जब एक्स अपनी पहली रो प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब एक्स अपनी अगली रो प्रिंट करने आएगा तो वाई को 4 बार चलना है, अब 5 बार नहीं चलना है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सीधा 5 लिख दूं, तो फिर तो जब भी वाई चलेगा हमेशा 5 बार ही चलेगा। तो मैं यहाँ पर अगर हर रो के लिए अलग अलग कॉलम्स हैं, तो नेस्टेड लूप में हम आउटर वाले लूप के वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ। अब आपको सोचना है कि इसको मिलाकर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो हर बार ये भी देखो कि आपका पहला कॉलम शुरू कहाँ से हो रहा है। हर रो में पहला कॉलम क्या है? 1। 1 के बाद 2, एक एक आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 1, x कर दूं, अब यहाँ पर मैं प्रिंट कोई गुणा भाग ना करा के सीधा बाई को प्रिंट करा दूं। अब सोचो बाई का लूप पहली बार कितना चले कि 1 2 3 4 5 हो जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दूं कि वाई यहाँ पर 1 पे भी चले, 2 पे भी चले, 3 पे भी चले और अप टू 5 भी चले। तो एक्स की आखिरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। तो अगर एक्स यहाँ 6 हो गया तो ये 1 to 5 होकर हमारा सारे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब सोचो जब ये लूप अगली रो के लिए चल रहा होगा, तो उस अगली रो के लिए ये लूप कितनी बार चलना चाहिए? 4 बार। अब अगर ये शुरू 1 से होगा, फिक्स हो गया क्योंकि आपने लिख ही दिया है, तो यहाँ पर एक्स क्या आ जाए कि ये 4 बार ही चले। 5, यानी एक्स पहले 6 था, अब क्या होना चाहिए? 5, फिर कितना होना चाहिए? 4, फिर 3, फिर 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 5 4 3 2। अगर मैं एक्स शुरू कर दूं यहाँ 6 से और यहाँ पर जाऊं मैं 0 पर और ये कर दूं -1, तो देखो यहाँ पर एक्स पहले क्या आएगा? 6, फिर आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सर 1 चाहिए ही नहीं, 2 तक चाहिए बस, तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक्स आ गया 5, 5 का लूप चलेगा, एक्स का आगे 6 है ना, 5 का लूप चलेगा 1 से लेकर 6 तक। दैट मीन्स 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 6 लग गया। अब अगली रो पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब y का लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा, यानी कि 1 से 4 तक ही चल पाएगा। तो ऐसे तो सर मुझे लगता है हमारा काम हो गया। हमने कहा सर ये तो चीटिंग है, पहले आपने गुणा कराई थी यहाँ पर, इस बार कुछ नहीं करी। सोचना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है कि एक्स की गुणा ही होती है वाई की। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर भाग होता हो सकता है प्लस होता हो सकता है सिर्फ एक्स प्रिंट हो सकता है सिर्फ वाई प्रिंट हो सकता है एक्स इंटू एक्स आए। क्या पता क्या आएगा, देखना पड़ेगा नंबर क्या जनरेट करना है मुझे। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ गुणाई होनी है एक्स और वाई की, कुछ नहीं पता क्या होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। ये तो सर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने चाहिए हमें ऐसे प्रैक्टिस करने के, तब जाके आएगा ये तो। अभी तो पता नहीं कितने और यूज केसेस होंगे जो अभी आपने नहीं बताए और हो सकते होंगे, हमने कहा। तो बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने नहीं बताए हैं और हो सकते होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं लूप के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, जहां पर कुछ सीखने को मिलेगा आपके लिए। पहले सिंपल सा देता हूँ। ये देखो, ये लगभग 9 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। शुरू के 4 5 क्वेश्चन आसान आसान से हैं, मैंने लगभग क्लास में करा भी दिए हैं वो।
और ये पैटर्न वाले हो गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाना है, ये एस्पेक्ट वाला लाना है, ये तो मैंने अभी बता दिया, जस्ट अभी कराया है ये वाला। तो अब इसी को काइंड ऑफ फ्लिप कर दिया, इसकी मिरर इमेज बना दिया ये वाली, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये 1 के साथ 2 2 है, ये 1 2 3 नहीं है, ये 3 3 3, अगली बार 4 4 4। इनको प्रैक्टिस, ये वाला अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मैं क्लास में करा दूंगा। तो पहले ये वाले करके देखिए, जब ये सारे कर लोगे तो और मेरे पास 25 30 और पैटर्न है जो मैं आपको और करने को दे दूंगा। पहले इतना करिए। चलिए, तो हमारा जो लूप का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।